हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे 18 और 19 अक्टूबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत किन उद्योगों को थर्ड सेक्टर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा प्रश्न था निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। ठीक है, दो प्रश्न आपको कमेंट करके बताने थे। तो प्राची मिश्रा ने अच्छा कमेंट किया है, मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत सभी उद्योगों को थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास प्रक्रिया वर्ष 1961 में शुरू हुई, किंतु मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एमपी की प्रथम औद्योगिक नीति वर्ष 1972 के साथ प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक विकास प्रक्रिया हेतु वर्ष 1988 में नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत 40 पिछड़ा और 5 विकसित जिलों को शामिल किया गया। 2004 में राज्य में औद्योगिक विकास और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा प्रथम संवर्धन नीति की घोषणा की गई, जिसमें 2007 में संशोधन किया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्योगों का विस्तार करना, रोजगारों का सृजन करना, राज्य में औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना आदि शामिल है। ये सभी मेल जिला और उनके प्राचीन नामों से संबंधित हैं। ये दूसरे प्रश्न का आंसर है। तो विदिशा का प्राचीन नाम भेलसा बेसनगर ये है। मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर है। ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल है। अंतिम में बेमेल है। एक्चुअल में महिष्मती है। ठीक है, वो मंडला जिले में नहीं, खरगोन जिले में है। ठीक है, तो महिष्मती जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से 95.1 किलोमीटर दूर महेश्वर के नाम से जाना जाता है, खरगोन जिले में है। ठीक है, इतिहास के अनुसार एक प्राचीन भारतीय जनपद अवंती का हिस्सा रह चुकी है। अवंती की राजधानी थी, 2 राजधानी थी अवंती की, एक महिष्मती था। ठीक है, और आपका दूसरी राजधानी जो थी वो थी उज्जैनी। ठीक है, अवंती को 2 हिस्सों में विभाजित करके महिष्मती दक्षिण भाग का सबसे महत्वपूर्ण नगर बन गया। इसकी स्थापना नर्मदा नदी के तट पर है वंश के राजा महितेन के द्वारा की गई थी। महिष्मती बाद में आनोप महाजनपद के राजधानी भी रही थी। मंडला 1480 से पहले गोंडवाना भूभाग का अंश हुआ करता था। 1480 में यहाँ राजा संग्राम शाह मांडवी के नाम पर इसका नाम मंडला रखा गया। 1680 में मंडला गोंड राज्य की राजधानी रहा तथा मंडला रानी दुर्गावती का गढ़ भी रहा। 1867 में मंडला में नगरपालिका की स्थापना की गई थी, जिसके बाद इसे जिले की मान्यता प्राप्त हुई। वर्तमान में मंडला मध्य प्रदेश के जबलपुर महानगर से दक्षिण पूर्व में 45 मील की दूरी पर स्थित है। तो ये पूरी जानकारी आपकी इससे संबंधित हो जाएगी। आज के लिए आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? ये कमेंट करके आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बोधि संगठन किस कार्य को संपन्न करता है? तो ये 2 क्वेश्चंस को आपको कमेंट करके बताना है। हमारा जुलाई तक का करंट अफेयर अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। 2 पार्ट में आपको लेना पड़ेगा। एक 6th मंथ का एडिशन है, या फिर आप मंथली भी ले सकते हैं, जनवरी से लेके पूरा जुलाई तक का। ठीक है, 6 मंथ एडिशन और जुलाई से आपका जुलाई तक का कवर हो जाएगा। इसके अलावा ये रामबाण नोट्स हैं, ये अगर लेना चाहें ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के 19 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लगाए जाएंगे। निम्न में से कौन सा जिला अस्पताल इसमें शामिल नहीं है? देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का डिसीजन लिया है। अभी आपको पता होगा कोरोना काल में अभी 1 महीने पहले ऑक्सीजन की कमी आ गई थी। ठीक है, जिसके कारण महाराष्ट्र से हमने कांटेक्ट किया था, महाराष्ट्र ने हमें मना कर दिया था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हम अब क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश अब क्या कर रहा है, 19 जिला अस्पतालों में खुद के ऑक्सीजन बनाने का प्लांट लगा रहा है। इनमें से देवास जो है वो इसमें शामिल नहीं है। और ये 19 जिलों की अगर बात करें तो इसमें सतना, विदिशा, नरसिंहपुर, कटनी, रायसेन, बड़वानी, मंडला, छतरपुर, सीधी, बैतूल, दमोह, सागर, भिंड, खरगोन, राजगढ़, बालाघाट, धार, पन्ना और शहडोल, ये 19 जिले हैं जहां पर ये प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सप्लाई कॉरपोरेशन जो है उसने इन ऑक्सीजन प्लांट को लगाने के लिए जो कंपनी के चयन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। कंपनी के चयन होने के बाद जनवरी-फरवरी तक ऑक्सीजन का उत्पादन भी शुरू कर दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज है, यहां पर जो भी ऑक्सीजन तैयार की जाएगी उसकी शुद्धता का जो स्तर है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड के अनुसार 93% से कम नहीं होगा।
ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात आई है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसको कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को। इसकी जब स्थापना हुई थी तब इसके संविधान पर 61 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसकी पहली बैठक 24 जुलाई 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ठीक है। WHO का मुख्य काम क्या है? यह एक वैश्विक यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य एजेंसी है। इसका मुख्य काम दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना, उन्हें सुलझाने में मदद करना है। दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और आकलन करना भी इसकी जिम्मेदारी है। यह संगठन मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य, संचारी रोग नियंत्रण, असंचारी रोग आदि की रोकथाम की दिशा में काम करता है। मतलब ये प्रमुख काम है। और किसके लिए ये काम करता है? जैसा भी कोरोना का ड्यूरेशन था, तो कोरोना काल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम काफ़ी रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो एक सभी के लिए, चाहे वो मातृ हो, नवजात हो, बच्चे हों या किशोर हों, सभी के स्वास्थ्य को लेकर ये कार्य करता है। इसके जो प्रमुख हैं वो इथियोपिया के टेड्रोस एडहानॉम हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में टेड्रोस एडहानॉम इसके डायरेक्टर जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल, ध्यान रखिए, ठीक है। और भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य है। भारत में इसका मुख्यालय देश की राजधानी दिल्ली में, ठीक है। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित सारी जानकारी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस पर्वतारोही ने हिमाचल धौलाधार रेंज की सबसे ऊंची चोटी हनुमान टिब्बा पर तिरंगा फहराया है? तो देखिए, ये अचिंत्य राणे पार्थिव पटेल, यानी कि उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर है। इन दोनों ने, ये दोनों मामा भांजे हैं एक्चुअल में, और इन्होंने अभी हिमाचल प्रदेश में स्थित धौलाधार रेंज है जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है हनुमान टिब्बा, वहां पर इन्होंने अभी हाल में तिरंगा फहराया है, ठीक है। कौन किसने? युवा पर्वतारोही हैं दोनों, अचिंत्य राणे और पार्थिव पटेल, ठीक है। 10 अक्टूबर को इन्होंने हनुमान टिब्बा पर तिरंगा फहराया। इसकी जो ऊंचाई है चोटी की वो है 5982 मीटर। अब इनका जो अगला टारगेट है वो है एवरेस्ट, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। 2020 में इस चोटी पर इस टीम ने पहला समिट किया है। दोनों का लक्ष्य जो है वो है एवरेस्ट फतेह करना। अचिंत्य और पार्थिव आधा दर्जन से ज्यादा ऊंची चोटियों को समिट कर चुके हैं, जिनमें पिन पार्वती हिमाचल, फ्रेंडशिप पीक हिमाचल, मराथन ग्लेशियर अरुणाचल, केदार कांटा, स्टॉक कांगड़ी आदि शामिल हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, ठीक है। प्रैक्टिस किस चीज़ के लिए? क्योंकि इनको 8848 मीटर चढ़ना है, तो इनका स्टेमिना बढ़ेगा इससे, और इनको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो आते हैं चोटी की चढ़ाई करने में, ठीक है। 6 साथियों की टीम थी। 4 अक्टूबर से इन्होंने इसकी चढ़ाई शुरू करी थी। 10 अक्टूबर को इन्होंने इसको कंप्लीट किया। ये पूरी टीम ने जो चढ़ाई की है वो अल्पाइन स्टाइल से पूरी की है। अल्पाइन स्टाइल में क्या होता है? एक क्लाइंबिंग का एक तरीका होता है अल्पाइन स्टाइल, ठीक है। अल्पाइन स्टाइल में आपका जो खुद का सामान होता है वो साथ में लेके जाना होता है। आपके पीठ पे एक बड़ा सा बैग टंगा हुआ होता है जिसमें टेंट और जरूरत की जो चीज़ें हैं वो रहती हैं। इसमें चढ़ने के लिए, रोप लगाने के लिए, टेंट लगाने सहित सभी व्यवस्था पर्वतारोही खुद ही करते हैं, ठीक है। तो ये अल्पाइन स्टाइल इसको एक्चुअल में कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, होशंगाबाद जिले के हैं ये दोनों पर्वतारोही। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा कितने नए अध्ययन केंद्र शुरू करे गए हैं? तो अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के द्वारा 11 नए अध्ययन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इनमें से इसका उद्देश्य है रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ाना। तो रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा से जुड़े 1 वर्षीय डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स एक्चुअल में इन्होंने शुरू करे हैं। तो ये जो कोर्सेस शुरू करे हैं इसके तहत ही विश्वविद्यालय विभिन्न जिलों में 11 नए अध्ययन केंद्र शुरू करने जा रहे हैं। एक केंद्र जो है अवधपुरी भोपाल में, इंद्रपुरी भोपाल में, ब्यावरा, आगर, सिंगरौली, बैतूल, रतलाम, टीकमगढ़, कटनी, शाजापुर और इंदौर में
शुरू किए जा रहे हैं। ध्यान रखिए कहाँ कहाँ शुरू करे जा रहे हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इन सभी अध्ययन केंद्रों के प्रशासनिक और अकादमिक कार्यों का जो निर्वहन है उसको करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? ये जिम्मेदारी दी गई है भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद, ठीक है, फर्स्ट एड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको ये सौंपी गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए कई राज्यों में अध्ययन केंद्रों की शुरुआत की जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की। तो 19 दिसंबर 2011 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश शासन के द्वारा की गई थी। 19 दिसंबर 2011 को, ध्यान रखिए 19 दिसंबर 2011 को इस विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है वो तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया था 6 जून 2013 को। शिलान्यास 2013 को, स्थापना 2011 में, ध्यान रखिए। उसके बाद 2013-14 में इसके शायद कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि आचार्य रामदेव भारद्वाज अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में अभी हाल में कुलपति, आचार्य रामदेव भारद्वाज। विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव हैं वो हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह। ये पूरी जानकारी हो जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से संबंधित। और ये है कहां पर? ये है आपका भोपाल में। ध्यान रखिए एक और चीज है, कहां पर स्थित है? ये स्थित है आपका भोपाल में। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गन्ना उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश में अपनी पहचान बना चुका नरसिंहपुर जिला, ठीक है, आपको पता है गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा यहीं पर होता है। यहाँ पर अब जैविक पद्धति से गन्ना उत्पादन किया जा रहा है और इसमें जो गुड़ बनाया जा रहा है इस गन्ने से उसको देश भर के बाजार में अब देने की तैयारी की जा रही है। एक्चुअल में गुड़ के अलग अलग आउटलेट तैयार होंगे जिनमें जैविक गुड़ की कैंडी, जैगरी पाउडर, विनेगर जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसलिए यहाँ पे अगर बात करें जिले में करीब 65,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में गन्नों का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें 20 से 25 किसान 150 से 200 एकड़ रकबे में जैविक पद्धति से न केवल गन्नों का उत्पादन कर रहे हैं बल्कि जैविक गुड़ बनाने का भी काम कर रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज याद रखनी है। जैविक गुड़, यहाँ पे नाम आ जाता है जैविक गुड़। तो जैविक गुड़ कुछ अलग नहीं होता है, जैविक तरीके से जो गन्ना बनाया जाता है उससे जो गुड़ बनाया जाता है दैट इज जैविक गुड़। और जैविक गुड़ से संबंधित जो जिला है वो कौन सा है? वो नरसिंहपुर जिला। गन्ना सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है? नरसिंहपुर जिले में हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज अपने को यहां पर थोड़ी सी याद रखनी होगी, ठीक है। तो गाइस ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो। अगर अच्छा लगा है लाइक करिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।